अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक मरतबा फिर से अनीस हुसैन की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर वेलकम। बेटा लास्ट हम लोगों ने जो डेरिवेशन समझी थी वो आइसोकोरिक प्रोसेस की थी, और अब जो डेरिवेशन हम लोग करने लगे हैं वो है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, पेपर में ये सवाल किस तरीके से पूछा जा सकता है, पास पेपर के हवाले से क्या इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की, ये सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करनी है। पहले मैं क्वेश्चन यहां मेंशन कर दूं, ड्राइव द रिलेशन for isobaric process, drive the relation for isobaric process। बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस की डेरिवेशन हम लोगों ने यहां पर ड्राइव करनी है, और आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है ये आप मुझे सबसे पहले बताएं, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में बता चुका हूं। जी भाई, ये आपसे सवाल है जी, आपसे, बिल्कुल आपसे जी, बिल्कुल सही, माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और पता है इन्होंने क्या जवाब दिया, आपने जवाब ये दिया है कि सर एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर अप्लाई होने वाला जो प्रेशर है अगर वो शुरू से लेके आखिर तक कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि वो आइसोबैरिक प्रोसेस है। ये देखें बेटा, ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसके ऊपर अप्लाई होने वाला प्रेशर कुछ ना कुछ है। मिसाल के तौर पे 5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, और वो शुरू से लेकर आखिर तक अगर 5 एटमॉस्फेयर ही रहेगा तो इस सिस्टम का नाम दिया जाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस। और किस तरीके से ये सवाल पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, QP is equals to delta H, where H is enthalpy, QP is equals to delta H। बेटा इन दोनों तरीकों से पेपर में ये सवाल पूछा जा सकता है, QP is equals to delta H, या ड्राइव द रिलेशन फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, वर्डिंग आप लोगों ने या ये पूरी जो डेरिवेशन है याद करोगे आप नोट्स में से, वर्डिंग ऐड करनी है, वर्डिंग के बगैर नहीं। कोशिश करो वर्डिंग खुद भी बना लोगे, इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। अब समझो इसको, डायग्राम से समझो बेटा। पहले हमारे पास ये कंटेनर है, कंटेनर बहुत ही छोटा बना दिया है हमने, कंटेनर बनाना भी एक मेहनत वाला काम है। हो गया बेटा, कंटेनर बन गया, शाबाश। गैस फिल हुई है, और इस गैस की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी है विच इज E1। अप्लाई होने वाला जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। अप्लाई होने वाला प्रेशर क्या है बेटा, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरी बात बहुत सिंपल है, वो ये है कि प्रेशर तो कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है बेटा, कांस्टेंट। मैंने काम ये किया कि जो इसके अंदर गैस फिल हुई भी है उसे मैंने हीट प्रोवाइड की बेटा, हीट प्रोवाइड की। हीट प्रोवाइड करने से जो इंटरनल एनर्जी थी वो E1 से बढ़कर E2 हो गई। इसका जो यहां पर वॉल्यूम था वो V1 से बढ़कर V2 हो चुका है। इसका जो वॉल्यूम है वो V1 से बढ़कर क्या हो चुका है बेटा, V1 से बढ़कर इंक्रीज होकर हो चुका है V2। V1 से बढ़कर क्या हो गया बेटा, V2। अच्छा, QP is equal to delta H, P is equal to constant, P is equal to constant से याद आया कि यहां पे भी तो प्रेशर कांस्टेंट लिख दें। प्रेशर कांस्टेंट है, इसी से तो पता चल रहा है कि आपके पास ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें अप्लाई होने वाला जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है शुरू से लेकर आखिर तक। ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि शुरू से लेकर अगर आखिर तक प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये वाली, सबसे ज्यादा डेरिवेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। W is equal to P delta V भी इंपॉर्टेंट है। आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं, इनको खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ना भी करो तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन आप ये आइसो W is equal to P delta V से भी ऊपर वाली चीज की अगर बात की जाए तो आइसोबैरिक प्रोसेस है। Q क्या है, QP is equal to delta H के बराबर है। तो यहाँ P क्यों लिखा हुआ है, वो प्रेशर की वजह से लिखा हुआ है, बाकी ये डेरिवेशन
करने के लिए डायग्राम ड्रॉ करना, और हम बता दें आपको कि हीट जब हम प्रोवाइड करेंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अब बच्चे बोल रहे होंगे सर प्रेशर तो कांस्टेंट है तो ये क्यों बढ़ रहा है? भाई मैं आपको एक चीज बताता हूं, मिसाल के तौर पे आप खुद इसके ऊपर खड़े हुए हो इस पिस्टन के ऊपर, तो पिस्टन थोड़ा सा नीचे की तरफ जितना आ रहा था वो वहां तक आ गया। अब मैंने भाई यहाँ पे उसको हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करने से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती गई। अब जब अंदर की एनर्जी या अंदर का प्रेशर आपके वजन या आपके प्रेशर से ज्यादा होगा तो आप आहिस्ता ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाओगे, आप आहिस्ता ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाओगे। ये सिलसिला है उसके अंदर। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी वो इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी, ऐसे 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 प्रेशर अप्लाई होगा भाई। तो प्रेशर अप्लाई होगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा, ये काम है इसका। और ये बेटा जो पिस्टन लगा हुआ है ना, जो लास्ट लेक्चर के अंदर नहीं तो उन्हें बता दूं बेटा, यहां लगा हुआ है मूवेबल पिस्टन। यहां क्या लगा हुआ बेटा? ये मूवेबल पिस्टन है, तभी ये ऊपर की तरफ उठ गया। बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट लेक्चर लिया था उन्हें तो पता होगा ये मूवेबल पिस्टन या पिस्टन क्या चीज होती है, जो नहीं थे लास्ट लेक्चर के अंदर। तो उन्हें बता दूं बेटा, मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन का मतलब ये होता है कि अगर ऊपर से कोई वजनदार चीज रखोगे नीचे की तरफ मूव हो जाएगा, अंदर से प्रेशर लगेगा ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। ये होता है इसके अंदर तरीक़ेकार। अच्छा अब क्या करें? बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख दो बेटा। By using first law of thermodynamics, बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस चीज के बराबर है? Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस W के बराबर है। बेटा Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। अच्छा अब मेरा आपसे भी सवाल है, जब आप मुझसे इतने सवाल पूछते तो मैं भी आपसे सवाल पूछता हूँ। आप ये बताएं कि बेटा W फर्दर किस चीज के बराबर था? W किसके बराबर था फर्दर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस W के बराबर है। आप ये बताएं कि W बेटा किस चीज के बराबर है? शाबाश, W बराबर है P डेल्टा V के। और इस डेरिवेशन का अपना एक नाम भी था। साथ साथ देखें, आपने पढ़ने का तरीकाकार या पढ़ने का उसूल ये है कि जो लेक्चर जिस दिन समझो उसी दिन उसको याद करके फाइनलाइज करके साइड में कर दो। होता यह है आमतौर पे स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, चीजों को जमा करते रहते हैं, फिर आखिर में अंबार लग जाता है चीजों का, वो फिर टॉपिक मिस होना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं है। तो जिस दिन जो टॉपिक समझो उस दिन या उससे अगले दिन उस टॉपिक को लाजमी आप प्रिपेयर कर लो, याद कर लो और उसको हाईलाइट भी कर लो ताकि पता चल जाए हाँ यार ये चीज याद की भी हम लोगों ने। चीज एक बार भूल गई तो बेटा वो रह जाती है। अच्छा बाय यूजिंग, अब देखिए वर्डिंग में कोशिश कर रहा हूं मैं वर्डिंग इधर ऐड करूं, आप लोगों ने भी वर्डिंग लाजमी इसमें ऐड करनी है। बाकी आप लोग चैंपियन हो, आप लोगों को पता है कहां से क्या चीज याद करनी है। बाय यूजिंग नहीं, अकॉर्डिंग ऐसे कर लो, ये आप वर्डिंग चेंज कर सकते हो, बाय यूजिंग या अकॉर्डिंग टू या वी नो दैट, ये लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू प्रेशर वॉल्यूम एंड वर्क, अकॉर्डिंग टू प्रेशर वॉल्यूम एंड वर्क बाई प्रेशर वॉल्यूम वर्क किसके बराबर था? W इक्वल टू सर P डेल्टा V के बराबर था। देयरफॉर Q बराबर है Q के, डेल्टा E बराबर है डेल्टा E के, W बराबर है P डेल्टा V के बराबर है। By using the conditions of isobaric process, बेटा by using the conditions of isobaric process, बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस की क्या कंडीशंस हैं? हम जो सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक ऐसे सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसका प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो बेटा Q बराबर होगा QP के।
हम एक ऐसे सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसके ऊपर जो अप्लाई होने वाला प्रेशर है वो कांस्टेंट है, लिहाजा Q बराबर हो जाएगा Q पीक है। दूसरी बात क्या है बेटा, डेल्टा E बराबर है E2 माइनस E1, डेल्टा E बाई डेल्टा E। तो ये तो पढ़ते चले आ रहे हैं, इसमें तो मेरा ख्याल मसला नहीं होगा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब होता है बेटा चेंज। और किसी भी चीज का चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, बाद की वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को माइनस करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 बाई डेल्टा E। और डेल्टा V किसके बराबर है बेटा, डेल्टा V बराबर है V2 माइनस V1 के बराबर है। डेल्टा V किस चीज के बराबर है, V2 माइनस V1 के बराबर है। बाय अप्लाइंग कंडीशंस, कंडीशंस अप्लाई करने में बेटा क्या होगा ये देख लो यार, यहां पे अप्लाई करेंगे। Q बराबर है Q P के, चलो इतना फासले में नहीं लिखते, यहां लिख देते हैं। Q बराबर है Q P के, ठीक है ना भाई। Q बराबर है Q P के। हम ऐसे सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है बेटा। डेल्टा E बराबर है E2 माइनस E1 के, P अपनी जगह पे आया। डेल्टा V बराबर है V2 माइनस V1 के बराबर है। P बराबर है V2 माइनस V1 के बराबर है। तो ये वाली सारी चीज है हमारे पास। डेल्टा V बराबर है V2 माइनस V1। अब हम जानते हैं QP अपनी जगह पे रहेगा, E2 भी अपनी जगह पे रहेगा, माइनस E1 भी अपनी जगह रहेगा। PV2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, PV2 माइनस PV1 हो जाएगा। बेटा यहां तक कोई ऐसी चीज जो ना समझ आ रही हो, सब समझ आ रहा है, सब बातें क्लियर है बेटा, ठीक है गुड। QP इज इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस PV1, ये वाली सारी बात है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या चीज है बेटा, नेक्स्ट जो चीज है वो ये कि E2 वाली या 2 वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लो, E2 प्लस PV2 माइनस E1 माइनस PV1, ये वाली एक बात हो गई। अब दूसरी वाली टर्म में से माइनस साइन को आप कॉमन ले लो, E2 प्लस PV2, माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस PV1, ये QP के बराबर है। ठीक है कोई बात बेटा। अब मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, यहां पे एक फॉर्मूला बनाना है और फॉर्मूला है एंथैल्पी का। एंथैल्पी होती है H, इसी ब्रैकेट से फॉर्मूला बन जाएगा। जो पहली वैल्यू है वो E है, प्लस का साइन आएगा, PV आ जाएगा, ऐसा। ये H के बराबर है, इसे एंथैल्पी बोला जाता है। अच्छा, जो फर्स्ट सिस्टम की एंथैल्पी है उसे H1 से लिखा जाएगा, E1 प्लस PV1, और जो बाद की एंथैल्पी है H2 बराबर होगा E2 प्लस PV2 के बराबर। अच्छा, अब आप ये पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे प्रेशर क्यों नहीं चेंज हो रहा, तो जवाब आप खुद से सोचो और बताओ क्या क्या रीजन है इसका कि P यहाँ चेंज नहीं हो रहा, बाकी H चेंज हो रहा है, E चेंज हो रहा है, V चेंज हो रहा है, तो प्रेशर क्यों नहीं चेंज हो रहा। प्रेशर बिल्कुल इसलिए नहीं चेंज हो रहा क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है, इसके ऊपर अप्लाई होने वाला प्रेशर शुरू से लेकर आखिर तक कांस्टेंट रहेगा। और एक चीज और, H2 माइनस H1 बेटा किसके बराबर होता है, डेल्टा H के बराबर होता है। अब आप ये देख लो, देयरफॉर भाई ये रेफरेंस आप दोगे कि हम बातें जानते हैं और ये फला फला रेफरेंस है, भाई QP की जगह बेटा QP ही आएगा, E2 प्लस PV2 की जगह E2 प्लस PV2 की जगह क्या आएगा, H2, माइनस की जगह माइनस आया, और E1 प्लस PV1 की जगह क्या आ गया, H1। तो ये हो गया QP इज इक्वल टू डेल्टा H, QP इज इक्वल टू डेल्टा H के बराबर है, QP इज इक्वल टू डेल्टा H के बराबर है। ये है बेटा इसका तरीक़ाकार, और इस तरीके से आप लोगों ने सारी चीज को समझना है, करना है। कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को ना समझ आ रही हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। जी बेटा, कोई मसला किसी चीज के अंदर, अगर कोई इश्यू किसी किस्म का तो वो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है बेटा,
By using first law of thermodynamics, Q is equal to delta E plus W according to the pressure, volume and work. W is equal to P delta V. Therefore, Q is equal to delta E plus W according to pressure, volume, work. W is equal to P delta V. Therefore, Q is equal to delta E plus P delta V. By using conditions for isobaric process, बेटा isobaric process की क्या conditions है? Isobaric process में जब heat provide करते हैं वो QP से represent किया जाता है, जो इंटरनल एनर्जी होती है E2 माइनस E1 होती है, और डेल्टा V बराबर होता है V2 माइनस V1 के बाय अप्लाइंग कंडीशंस। बेटा Q की जगह आएगा QP, डेल्टा E की जगह आएगा E2 माइनस E1, प्रेशर की जगह P आ गया और डेल्टा V की जगह आ गया V2 माइनस V1। उसके बाद QP इज इक्वल टू डेल्टा E2 माइनस E1 और P V2 माइनस PV1। 2 वाली वैल्यू को एक तरफ ले आया, 1 वाली वैल्यू को एक तरफ, फिर कॉमन लिया, कॉमन लेने पे अंदर का साइन चेंज हो गया। फिर एंथैल्पी, बेटा H क्या चीज है? H इज एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या चीज होती है? एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो किसी भी सिस्टम का हीट कंटेंट होता है उसे नाम दिया जाता है बेटा एंथैल्पी का। क्या नाम देते हैं उसको? एंथैल्पी का नाम दिया जाता है। द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी, से नाम दिया जाएगा बेटा एंथैल्पी का। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग ने समझनी है, बाकी सब करने के बाद H2 माइनस H1 QP इज इक्वल टू डेल्टा H के बराबर आ जाएगा। तो ये डेरिवेशन हमारी यहाँ पे हो चुकी है। एंड जो 3 डेरिवेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी, जिनका मैंने आप लोगों को कहा हुआ था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आपने करनी ही करनी है, तो वो ये थी 3 डेरिवेशन। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स के लिए करने से पहले आप लोगों को कुछ कंडीशंस पता होनी चाहिए, कुछ साइन कन्वेंशंस हैं। वो साइन कन्वेंशंस मतलब साइन कन्वेंशन से मुराद ये है कि प्लस लगेगा, माइनस लगेगा, क्या होगा, सिस्टम पे काम हो रहा है तो क्या होगा, सिस्टम खुद काम कर रहा है तो क्या होगा, या सिस्टम से हीट निकल रही है तो क्या होगा, या सिस्टम में हीट दाखिल हो रही है तो क्या होगा। ये कुछ साइन कन्वेंशंस कहलाती है। न्यूमेरिकल्स इंतहाई आसान है, लेकिन उसको समझने के लिए कुछ कंडीशंस, कुछ पैरामीटर्स आपको जहन में रखने पड़ेंगे। तो ये आप अपने पास नोट कर लो इसको, और सारी चीज आपके सामने मैंने समझा दी आपको। अब ये है कि दूसरी चीज न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो समझ लेते हैं अपने पास। तो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने से पहले हमें साइन कन्वेंशंस का ख्याल रखना होगा कि साइन कन्वेंशंस किस किस तरीके से यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे। तो बेटा साइन कन्वेंशंस को मेंशन करने के लिए आप किस किस चीज में साइन कन्वर्जन इस्तेमाल होगी? इसमें एक तो वर्क के लिए अप्लाई होगी, फॉर वर्क को बेटा W से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वर्क की जो साइन कन्वेंशन है वो क्या होगी, और इसके लिए वर्डिंग क्या इस्तेमाल की जा सकती है? वर्डिंग इस्तेमाल की जा सकती है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम काम करेगा तो उस वर्क को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। वर्क डन on the system, work done by the system, your system expands, work done by the system, your system expands। यार वर्डिंग बहुत सारी इस्तेमाल की जा सकती है, बस ये है कि उसका मायने समझ लेना, मतलब समझ लेना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। Work done by the system, system expands. Work done by the system, your system expands. भाई system expand हुआ तो पॉजिटिव लिख देना इसको। Work done on the system, your system compress. नेगेटिव। तो ये हो गई आपके पास फॉर वर्क। और दूसरी बात है
एक तो वर्क है, दूसरा आपके पास, पहली बात हो गई हमारे पास वर्क, बड़ा अमाउंट ऑफ हीट किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो वर्क है, दूसरा अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट के लिए मुख्तलिफ वर्डिंग इस्तेमाल की जाती हैं। बेटा कौन कौन सी वर्डिंग इस्तेमाल की जाती हैं? हीट रिलीज या प्रोड्यूसेस, टेकन आउट, इजेक्ट्स, इमिट्स। अगर सिस्टम हीट रिलीज करे या सिस्टम हीट प्रोड्यूस करे या सिस्टम अपने अंदर से एनर्जी को बाहर फेंके या इजेक्ट करे, इजेक्ट का भी यही मतलब है, या इमिट्स करे, और कौन कौन से इससे रिलेटेड वर्ड्स हो सकते हैं? कोई भी, मतलब ऐसा वर्ड जिससे आपको ये पता चल रहा होगा सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है, या रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है तो, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे भी हो सकते हैं, दो चार नए लफ्ज मिल जाए। बस बॉटम लाइन ये है कि सिस्टम से अगर हीट बाहर निकल रही है तो उसको माना जाएगा बेटा नेगेटिव। उसको क्या माना जाएगा बेटा? नेगेटिव कंसिडर इसको किया जाएगा। पहली बात हो गई हीट रिलीज, हीट इमेज, हीट प्रोड्यूसेस, टेकन आउट और रिलीज या एक्सोथर्मिक है तो ये हीट एडेड, हीट एडेड हो रही हो, हीट एडेड हो या फिर प्रोवाइडेड हो या टेकन इन हो या एब्जॉर्ब हो, हीट इज एडेड, प्रोवाइडेड, टेकन इन, एब्जॉर्ब, इंटर्स या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। यार एंडो और एक्सो याद है ना? एंडोथर्मिक के अंदर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, एक्सो के अंदर सिस्टम से हीट बाहर निकलती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे तमाम रिएक्शंस होते हैं जिसमें से हीट बाहर निकलती है, और आपके पास दूसरा रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक। बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो है हीट एब्जॉर्ब होती है, सिस्टम के अंदर हीट क्या हो रही होती है बेटा? दाखिल हो रही होती है। तो इसे आप पॉजिटिव साइन से मेंशन कर सकते हो। एक आपके पास है नेगेटिव साइन, दूसरा आपके पास यहां पर कौन सी चीज है? पॉजिटिव साइन। तो ये साइन कन्वेंशन अगर आप लोगों को याद होगी तो आप अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर सकोगे। फॉर वर्क डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव, सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है, पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर हम सिस्टम पे काम करेंगे या सिस्टम कंप्रेस होगा तो उसे कंसीडर किया जाएगा नेगेटिव। सिस्टम से हीट निकल रही हो तो हीट के साथ जो भी हीट दी हुई है माइनस साइन आ जाएगा। अगर सिस्टम में हीट दाखिल हो रही है तो उसके साथ कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव साइन आ जाएगा। कौन कौन से यहां पर फॉर्मूलाए हम इस्तेमाल करेंगे? बेटा सबसे पहले जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस W का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। Q इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस W का फॉर्मूला यूज होगा, विच इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। दूसरा जो इसके अंदर फॉर्मूला यूज होगा W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V, और ये फॉर्मूला हमारे पास है प्रेशर, वॉल्यूम एंड वर्क के नाम से, W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V। तीसरा हमारे पास फॉर्मूला है QV इज इक्वल्स टू डेल्टा E। ये फॉर्मूला बेटा हमारे पास है आइसोकोरिक प्रोसेस। और लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है QP इज इक्वल्स टू डेल्टा H, और ये फॉर्मूला है आइसोबैरिक प्रोसेस का।
आइसोबैरिक प्रोसेस का ये हमारे पास फॉर्मूला है। और एक यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू प्रेशर की आप लोगों को पता होनी चाहिए। प्रेशर की कांस्टेंट वैल्यू या तो 1 atm होगी, 1 atm नहीं है तो 760 टॉर्स होगी, या फिर 101330 न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर। ज्यादातर जगहों पे ये वाली यूनिट इस्तेमाल हो रही होगी, और ये एसआई सिस्टम के अंदर आपके पास प्रेशर की यूनिट है। हमारे पास ये एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट है। उम्मीद है ये लेक्चर भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा, तो नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे वो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।